गिरीशलाल एक खुशहाल व्यक्ति था, जिसके लिए परिवार की खुशी ही सबसे बढ़कर थी। शायद यही कारण था कि वो अपनी पत्नी को महिलाओं की फैक्ट्री में काम करने देता और कभी कभार उसके लेट आने पर उसके लिए खाना भी बना के रखता था। ऐसे ही एक दिन, अजी माफ करिएगा, आज काम से निकलने में थोड़ी देर हो गई थी, तो सोचा सोनू को भी साथ लेते आऊं। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो जमुना, और आज के खास पकवान पर ध्यान दो। आज चिकन ताजा मिल गया था तो बना दिया तुम सभी के लिए। मैंने कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे, इसीलिए तो मुझे आप जैसा पति मिला। हाँ माँ, पिताजी बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। सभी हंसी खुशी खाना खाने लगते हैं। गिरीशलाल का परिवार उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट था, परंतु गांव वालों का कुछ और ही कहना था। यार, ये गिरीशलाल क्या चूल्हा चौकी करता है? अपनी पत्नी के लिए कोई काम छोड़ता है कि नहीं? अरे हाँ भाई, मर्दों वाली तो कोई बात ही नहीं है उसमें। अपना गिरीश तो बस बांस की लकड़ियों की तरह है, बिना किसी काम का। सही कहा भाई तुमने, पर हमें क्या? चल हमारे दुकान भी तो खोलने हैं। वो दोनों गांव वाले बातें करके चले तो गए, पर उनकी सारी बातें सोनू ने सुन ली थी। ये लोग पिताजी के बारे में कितना गलत सोचते हैं। पर सोनू जानता था कि यदि वो उनसे कुछ कहेगा तो वो उसे उल्टा ही सुना देंगे। इसीलिए वो घर चला गया और अपनी माँ से, माँ, पिताजी खेत में इतनी मेहनत करते हैं और घर पर भी अक्सर खाना बनाते हैं। बाहर जाकर आप भी घंटों काम करती हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाती है, फिर भी गांव के लोग पिताजी और आपके बारे में बातें बनाते हैं। मुझे इस सब के बारे में बहुत बुरा लगता है माँ। सोनू, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए माँ। सोनू, तुम्हारे पिताजी को खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर चिकन। और जो चीज हमें पसंद होती है, उनके लिए हमें हिम्मत दिखानी होती है। बिल्कुल सही बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर सोनू समझ चुका था कि उन दोनों गांव वालों की सोच कैसी बदलनी होगी। गिरीशलाल और जमुना की सालगिरह नजदीक आ रही थी। सोनू ने उन दोनों काकाओं को आमंत्रित करने की अपने माँ पिता से बात की। दोनों ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। फिर सोनू उन दोनों काकाओं से, काका, परसों पिताजी और माँ की शादी की सालगिरह है। ज्यादा कुछ बड़ा तो नहीं कर रहे, लेकिन आप दोनों को जरूर आना होगा। अब तुम इतना कह ही रहे हो बेटा, तो क्यों नहीं? हाँ हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। गिरीशलाल हमारा दोस्त जो ठहरा। सालगिरह का दिन आ गया। सोनू ने अपने माँ पिताजी की आरती की और उन्हें टीका लगाया। सालगिरह की लाखों बधाइयाँ। धन्यवाद बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये जोड़ी बनी रहे। गिरीशलाल और जमुना ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और उन्हें सभी खुशी और सुविधाओं के लिए धन्यवाद दिया। फिर आई बारी पकवानों की, जिसके लिए दोनों काका आए थे। हमारी खुशी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। खाने का मजा लीजिए। शौक से। दोनों अतिथियों के सामने चिकन और चावल रखा था और साथ में सुरन की सब्जी, मक्के की रोटी भी। मीठे में खीर बनाई गई थी। खाना देखते ही दोनों अतिथि खाने पर टूट पड़े और खाने के बाद जमुना से, वाह भाभी वाह, आपने तो मानो सीधे स्वर्ग के दर्शन करा दिए। इतना बढ़िया चिकन और उसके बाद खीर, मजा ही आ गया। हाँ भाई गिरीश, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो जमुना भाभी तुम्हारी जिंदगी में आई। और हाँ भाई, चिकन सबसे अलग और बहुत ही लाजवाब था। गिरीशलाल और जमुना एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और फिर सोनू ने उन दोनों से कहा, काका, इसमें कोई शक नहीं कि पिताजी और माँ एक दूसरे को पाने के लिए भाग्यशाली है। परंतु क्या आप जानते हैं कि ये चिकन पिताजी ने बनाया था, वो भी उनकी खास रेसिपी से, बांस में। क्या बात कर रहा है सोनू? हो ही नहीं सकता। जी भाई साहब, यही सच है। सोनू के पापा ने ही सारे पकवान तैयार किए थे। मैंने तो मुंह मीठा करने के लिए सिर्फ खीर बनाई थी। दोनों गांव वाले हक्का बक्का होकर गिरीशलाल को देख रहे थे, जो उन्हें देख मुस्कुरा रहा था। उम्मीद है तुम दोनों को खाना पसंद आया होगा। इस सब के बाद उन दोनों को अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मानते हैं ना काका कि बम्बू कमाल कर सकता है? हाँ बेटा, इसमें कोई शक नहीं। गिरीशलाल,
तुम दोनों के लिए तोहफा तो नहीं लाए हम, पर हाँ, हम तुम्हें भेंट के तौर पर हमारी एक खाली दुकान देना चाहेंगे। हाँ गिरीशलाल, तुम इसे हमारी माफी भी समझ लेना। माफी? किस बात की? पिताजी, भेंट स्वीकार कर लीजिए। गिरीशलाल और जमुना सोच ही रहे थे कि दुकान का क्या करे कि तभी सोनू ने उन्हें युक्ति सुझाई कि क्यों ना वो गिरीशलाल के हाथों की बाम्बू स्पेशल चिकन वहाँ बेचे। ऑर्डर्स लेने के लिए गिरीशलाल थोड़ा हिचकिचा रहा था, पर जमुना ने इस युक्ति में भरोसा जताया। उन्होंने स्पेशल बाम्बू चिकन बेचना शुरू कर दिया। इस बांस के चिकन के धंधे में गिरीशलाल ने बहुत तरक्की की। और तो और गिरीशलाल से प्रेरित होकर बहुत से आदमी अपने अपने घरों में खाना बनाने की कला को आजमाने लगे। कला ना ही जाति देखती है, ना ही लिंग, वो बस देखती है हमारा जोश और हमारा प्रेम। इसीलिए हमें हर किसी के कला और गुणों का सम्मान करना चाहिए। हरिहर नाम के गांव में एक राघव नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। राघव के परिवार में उसकी पत्नी सुमति, बेटा अशोक और बेटी सुधा रहा करती थी। राघव हर दिन खेत में काम करके अपना गुजारा किया करता था। अशोक भी अब बड़ा हो रहा था। अशोक का कॉलेज पूरा हो जाने के बाद अशोक नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, मगर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए एक दिन राघव अशोक से, बेटे, जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे साथ खेत में काम किया करो। ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ काम करूंगा। चलो, आज से ही मेरे साथ काम पर चलो। ऐसा कहकर राघव अपने बेटे अशोक के साथ चला जाता है। अब अशोक भी उसके साथ काम किया करता था। अशोक अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमने हमारी खेती के साथ 2 भैंसें पाल ली तो हमारा फायदा ही होगा। अशोक, तुम सही कह रहे हो, मगर जब तुम्हें जॉब लग जाएगी तब इन भैंसों का कौन करेगा? पिताजी, वो देखा जाएगा। फिलहाल हम भैंसें ले लेते हैं। ठीक है बेटे। राघव अब 2 भैंसें खरीद कर लाता है और भैंसें खरीदने के बाद उन्हें घर जाकर उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। उसकी 2 भैंसें बहुत दूध दिया करती थी। वो दूध राघव बाजार जाकर बेचा करता था। कभी कभी सुमति दूध का छाछ भी बनाया करती थी। वो छाछ इतना स्वादिष्ट बनता था कि उनके घर के सभी बड़े स्वाद से पिया करते थे। एक दिन उसकी माँ सुमति की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि जी, उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है और उनका हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, उसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कितना खर्चा आएगा लगभग ऑपरेशन को? खर्चा तो बहुत आएगा, लगभग 5 लाख तक। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। उनके पास उतने रुपए ना होने के कारण वो सोच में डूब गए और पैसे कहाँ से लाए इसके बारे में सोचने लगे। तभी अशोक राघव से, पिताजी, हमारे पास कितने पैसे हैं? सब कुल मिलाकर 1 लाख ही होंगे। बाकी के पैसे कैसे आएंगे अशोक? पिताजी, हम हमारी जमीन बेचकर माँ का ऑपरेशन करवा सकते हैं। वैसे भी इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भैंसे बेचकर कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी सरपंच जी के पास जाकर देखता हूँ। कुछ पैसे अगर उधारी मिल जाते हैं तो अच्छा ही होगा। हाँ पिताजी। ऐसा कहकर राघव सरपंच जी के घर चला जाता है। राघव सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते राघव, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आपके यहाँ से मुझे कुछ मदद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। कितने रुपए चाहिए थे राघव तुम्हें? जी, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे। मगर इतने पैसे मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ राघव? तुम एक काम करो, तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो और पैसे लेकर जाओ। राघव बड़ी दुविधा मनस्थिति में पड़ गया। उसने आगे पीछे ना सोचकर अपनी जमीन बेच डाली और सरपंच जी से पैसे लेकर अस्पताल में सुमति का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के बाद सुमति कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसे स्वस्थ देख सभी खुश थे, मगर अब अशोक और राघव दिन भर सोच में डूबे रहते थे। उनकी खेती भी चली गई थी और कमाने का कोई जरिया अब उनके पास नहीं था। सिर्फ एक भैंसों का सहारा था। उनके भरोसे घर तो नहीं चल सकता था। एक दिन सुधा अशोक से, भैया, माँ कितना अच्छा छाछ बनाती है। हम अगर छाछ बनाकर बेचे तो हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हाँ, विचार तो तुम्हारा अच्छा है सुधा, मगर हमारे गांव में छाछ इतनी मात्रा में नहीं बेचा जाएगा। ये शहर में बेचा जाए तो मुनाफा होगा।
हाँ भैया, हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम शहर में जाकर दिन भर रेडी पर छाछ बेचेंगे। इससे हमें समझेगा कि लोगों को छाछ पसंद है या नहीं। हाँ, मैं कल ही शहर जाकर छाछ बनाकर बेचता हूँ। ठीक है भैया। ऐसा कहकर सुधा और अशोक जल्दी सो जाते हैं और अगले दिन सुधा अशोक को छाछ बनाकर देती है और कुछ दही साथ में लेकर अशोक शहर पहुंच जाता है। एक रेडी देखकर अशोक वो रेडी किराए पर लेता है और उस रेडी पर अपना लाया हुआ सामान रख देता है। पहला ही दिन होने के कारण रेडी पर कोई नहीं आया। उसने शाम होने पर छाछ तो फेंक देना पड़ेगा, इसलिए पूरा छाछ मुफ्त में बांट दिया। छाछ ले लो, ताजा ताजा छाछ ले लो। उसकी बातें सुन आने जाने वाले लोग अशोक के पास जाकर छाछ मुफ्त में पीने लगे। एक आदमी अशोक से, अरे भाई, तुम्हारा छाछ तो बहुत स्वादिष्ट है और मुझे तो यह बहुत पसंद आया है। आज से मैं हर रोज छाछ पीने आऊंगा। जी जरूर आइए। ऐसा कहकर अशोक सभी लोगों को छाछ देता है। कुछ ही देर में उसका सारा बनाया हुआ छाछ खत्म हो जाता है और अशोक घर चला जाता है। आज उसकी एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई थी, इसीलिए अशोक थोड़ा नाराज था, मगर उसने छाछ शाम के समय में फ्री दे दिया। इस वजह से खुश हुए लोग और उसकी छाछ की प्रशंसा करने वाले लोग देखकर अशोक खुश था। अगले दिन अशोक सुबह उठकर अपना सारा काम करके सारी तैयारियां करके शहर निकल जाता है और शहर जाते ही रेडी किराए पर लेकर उस पर छाछ का सारा सामान रख देता है। सुबह होने के कारण अशोक के रेडी पर बहुत कम लोग आते हैं। जैसे ही दोपहर होने लगती है उसके रेडी पर लोग आने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी, बेटे, मुझे एक गिलास छाछ देना। जी अभी देता हूँ। ऐसा कहकर अशोक बूढ़े आदमी को एक गिलास छाछ दे देता है। बूढ़ा आदमी छाछ पीकर पैसे देकर वहां से चला जाता है। अशोक के रेडी पर दिन भर में बहुत सारे लोग छाछ पीने आते हैं और उसके हाथ की छाछ पीकर सभी लोग उसकी तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। अशोक की दिन भर की कमाई अच्छी होने के कारण आज वो बहुत खुश था। अशोक आज जल्दी घर चला जाता है और खुशी खुशी अपने सारे काम करने लगता है। उस दिन से अशोक सुबह जाकर अपना छाछ बनाकर रखा करता था। छाछ भी लोगों को बहुत पसंद आने लगा था। अब अशोक का पूरा महीने भर का खर्चा उसकी छाछ बेचने से निकल जाता था। आज अशोक का धंधा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था और उसका जीवन आराम से व्यतीत हो रहा था। अशोक ने सरपंच जी को दी हुई खुद की जमीन भी वापस ले ली और अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगा। अब अशोक का शहर में छाछ का दुकान बन गया था और उसके हाथ की छाछ सभी लोग खासकर पीने आया करते थे। अशोक ने घर के हालात देखकर छाछ का धंधा शुरू किया और आज उस छाछ के धंधे की वजह से वो एक कामयाब आदमी बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितनी भी कठिन समस्या आए उसका हिम्मत से और अपनी सूझबूझ से सामना करना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता ही है।